Hi friends, I am साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर और आप देख रहे हैं मैथ मिशन चैनल पर हमारा वीडियो। आज क्लास 10th के साइंस के लिए लाए हैं, बहुत ही उपयोगी होगा। और आज जो हम साइंस का प्रश्न लाए हैं 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, यह है हमारा प्रश्न। विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ाया गया है रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले तो हम लोगों को इसका परिभाषा लिखना है, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले विस्थापन के परिभाषा लिखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन बोलिए चाहे एकल विस्थापन बोलिए। विस्थापन कहीं कहीं लिखल रहता है और कहीं कहीं एकल विस्थापन भी लिखल रहता है। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह हुआ परिभाषा विस्थापन अभिक्रिया के। जैसे देखिए, मान के चलिए कि कोई हमरा तर तत्व है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हमरा तर तत्व है मित्रों। जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है जिसका नाम है बेचारा के जिंक है, ठीक है। अब जिंक जब रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा किसके साथ, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ करेगा, जलीय विलयन के साथ करेगा, ठीक है। और जिंक जब रिएक्शन करेगा तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा और उसके बाद पदार्थ बनेगा, तो ये जिंक जो है ना, ये जिंक कॉपर पर ऊपर 2+ होता है, SO4 पर 2- होता है और Zn पर 2+ होता है। Zn पर 2+ होता है, Zn पर 2+ होता है। तो ये Zn जो है ना वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा। इसका जो प्लस वाला है इसका माइनस वाला के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा ZnSO4। यहाँ बन जाएगा ZnSO4 और Cu जो बचेगा वो अलग हो जाएगा। विस्थापन का मतलब ये होता है कि जगह से विस्थापित कर देना। देखिए, कॉपर के साथ पहले कौन था, SO4। ये SO4 किसके साथ में था, तो कॉपर के साथ में था। अब किसके साथ में चला गया, तो Zn के साथ चला गया SO4, तो ZnSO4 बन गया और कॉपर जो है से विस्थापित हो गया अपना जगह से। पहले
यहाँ पे SO4 के साथ में कॉपर था, अब हो गया जिंक। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्रियाशील कौन था? तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि हटाया जगह से कौन? तो जिंक हटाया कॉपर को, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जिंक क्या होगा? तो ज्यादा क्रियाशील होगा। और कम क्रियाशील कौन होगा? तो कॉपर, ये कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील होगा। इसका नाम है क्या? जिंक सल्फेट। इसका नाम है जिंक सल्फेट। और यह जो है, यह है कॉपर धातु। कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया। कॉपर जो होता है ना, वो जिंक से कम क्रियाशील होता था ना, कॉपर हट गया, पहले से कॉपर के साथ था। अभी ये जो है यहाँ पर जो बचा हुआ यह CuSO4 है, ये किसको है? कौन यौगिक है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे H2SO4 होता, यहाँ पे मान के चलिए कि H2SO4 है, जरा सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब रिएक्शन करेगा किसके साथ में? तो लोहा धातु के साथ में करेगा। अब देखिए ये जो अलग जो है ना लोहा, ये जो लोहा, ये SO4 के साथ जाके मिल जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। पहले से Fe अलग था, और Fe जो है से SO4 के साथ चला जाएगा। H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस वो अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और Fe मतलब लोहा, लोहा, लोहा ज्यादा क्रियाशील हुआ। और यह फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, हम नहीं बोलेंगे फेरस, फेरस सल्फेट। और यह हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया। यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है जो गैस बन के उड़ जाएगा। तो यह तो सिर्फ हो गया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। यह तो सिर्फ हो गया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण और विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा। अब जो है से द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है ये बोलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। इसका परिभाषा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका परिभाषा होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयन, जिसमें दो यौगिक, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, अपने आयनों का आदान प्रदान करके, आदान प्रदान करके दो नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब एक में है बात की इसका उदाहरण देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इसका मतलब समझिएगा सब कोई।
विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि दो गो यौगिक रहेगा। विस्थापन में क्या था कि यौगिक एक गो था, एगो दूसर का देने था से तत्व था, और ये दोनों के दोनों यौगिक रहेगा, ठीक ना। यौगिक दो तत्व से मिलकर बनता है। तो देखिए ये अकेले है लोहा, तो ये खाली तत्व है, H2SO4 है से यौगिक है। एक में यौगिक दो गो रहेगा, हालांकि विस्थापन अभिक्रिया में एक गो यौगिक रहता है। तो एक में दो यौगिक रहेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे करवा देंगे अभिक्रिया, मान लीजिए कि हमारा पास एग्जाम्पल में है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पे आपको रिएक्शन करवा देंगे, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl से करवा देंगे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा मेरे भाई, तो में देखिए यौगिक दो गो है, एगो के नाम है सिल्वर नाइट्रेट और एगो के नाम है सोडियम क्लोराइड। लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे लिख देंगे NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। यह है सोडियम क्लोराइड। ये देखिए Cl पर होता है माइनस चिन्ह और Na पर होता है प्लस चिन्ह, ठीक है, क्योंकि सोडियम धातु होता है, तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन के त्याग करता है, इसलिए इस पर प्लस चिन्ह। और क्लोरीन पर माइनस चिन्ह होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दूसरा से लेता है। सिल्वर धातु है, तो धातु पर प्लस चिन्ह, और NO3 क्या है, अधातु है, यानी कि अधातु के श्रेणी में आएगा तो उसको माइनस। अब देखिए कितना आसान है एकदम एकरा में कि Na वाला के जो माइनस है Na वाला के प्लस से जुटेगा, और Na वाला के जो प्लस है उन्हें के माइनस से जुटेगा। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि Ag जो है, यहाँ पे जो Ag लिखा हुआ है, Na वाला के जो प्लस में जो Ag है, यहाँ पे जुटेगा किसके साथ में, Cl के साथ में जुटेगा, ये हो जाएगा AgCl। और यहाँ पे जो है वो Na किसके साथ में जाएगा, NO3 के साथ में जाएगा, तो बन जाएगा क्या, NaNO3। अब इसका नाम है क्या, देखिए Na वाला के प्लस वाला जो था और Na माइनस के पर लगल है Cl पर, तो Ag प्लस में और Cl माइनस में, तो बन गया AgCl। और Na के पर प्लस और NO3 पर माइनस, तो NaNO3, NaNO3। तब इसका नाम हो जाएगा AgCl का नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम और NO3 से नाम हो जाएगा नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के और भी एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं, बैरियम क्लोराइड के हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट से, Na2SO4। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तीर के निशान देंगे, और रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तीर के निशान देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए बैरियम क्लोराइड के रासायनिक अभिक्रिया होगा सोडियम सल्फेट से, बैरियम क्लोराइड के रासायनिक अभिक्रिया होगा सोडियम सल्फेट से, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा दाहिना ओर सोडियम यहाँ पे दूगो है और क्लोरीन दूगो है, तो ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड आगे 2 लगा देंगे,
काहे कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में होना चाहिए। सोडियम के नीचे कितना है लटकल, तो 2 है, यानी सोडियम 2 बार, और Cl2 तो यानी क्लोरीन कै बार है, 2 बार। तो यहाँ पे NaCl लिख के आगे 2 देवे के मतलब का हुआ कि सोडियम भी 2 बार है और क्लोरीन भी कै बार है, 2 बार। आगे ही 2 देवे के मतलब कुछ हुआ कि सोडियम भी 2 बार और क्लोरीन भी 2 बार, ठीक ना, तो बैलेंस हुआ। अब यहाँ Ba जो बच रहा है वो SO4 से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि बैरियम पर 2 प्लस होता है और SO4 पर 2 माइनस होता है, तो इसका प्लस 2 इसका माइनस 2 कट जाएगा। इसको बोलते हैं संयोजकता विधि से रासायनिक अभिक्रिया को बनाना, तो BaSO4 बन जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में जरूरी होता है कि नाम लिख देना चाहिए सबका। अब देखिए इसका नाम है क्या, तो बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा Na2 से बोलेंगे सोडियम और SO4 से बोलेंगे सल्फेट, का नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इधर वाला का नाम हो जाएगा BaSO4 के बैरियम, Ba से हो जाएगा बैरियम और SO4 से नाम हो जाएगा सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट। और इसका नाम सबको पता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक। सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं ना जी, सोडियम क्लोराइड जो एकदम सब्जी जोरे खाते हैं, वही वाला सोडियम क्लोराइड या नमक का सूत्र है। चाउमीन मोमो बर्गर में एकदम वही नमक मार के एकदम खा जाता है ऊपर से भुरभुरा के, रामरस भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सूत्र याद रख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड के। अच्छा देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ, हम क्या बोले थे कि 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करे। आयन केकरा बोला जाता है जी, जेकरा पर प्लस और माइनस के चिन्ह रहता है। तो एकरा पर बैरियम पर 2 प्लस है, तो एकर प्लस वाला होकर माइनस से जुटेगा, Na वाला के जो प्लस है ना एकर माइनस से जुटेगा, तो हुआ ना जी आदान प्रदान। Na से +2 आया, Na से -2 आया, तो आदान और प्रदान का मतलब कि Na वाला के माइनस ओकर प्लस के साथ और एकर वाला प्लस, सोडियम का चिन्ह धनात्मक होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। क्यों, एकर संयोजकता 2, 1 सोडियम पर 1 होता है, 1 सोडियम पर 1 प्लस, तो 2 सोडियम के आगे 2 लगा के बैलेंस करेंगे, और 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 2 लग जाएगा, तो यानी कि कट जाएगा प्लस माइनस, तो आदान प्रदान हुआ ना जी माइनस प्लस। तो यह हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बहुत सारा द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, एक उदाहरण नीचे भी दिए थे। आइए अब हम लोग आगे के प्रश्न पर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को एकदम जो है से लाइक करिए, गर्दा उड़ा दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और एकदम रसगुल्ला नियर प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं, मैट्रिक में गर्दा उड़ा दीजिए। अब की बार 400 पार लाना है मेरे भाई। देखिए ये सवाल है फिजिक्स के न्यूमेरिकल। एक और चैनल है टारगेट परीक्षा यूट्यूब चैनल, उस पर सोनू सर का फिजिक्स एकदम गर्दा मिलेगा, और हमारा चैनल पर आपको मैथ उथ मिलेगा। कल आपको जो है हम साइंस पढ़ा देंगे अपना चैनल पर, और आज 6 बजे से हम लाइव डेली आते हैं, 6 बजे से लाइव। अब देखिए ये सवाल है कौची, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यह है प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से। प्रकाश के अपवर्तन तो पढ़वे किए होंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें सवाल है कि अपवर्तनांक है कितना, 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में शीशा में प्रवेश करता है कौन, तो मान के चलिए कि कांच में प्रवेश करता है कौन, कांच का टुकड़ा है मान के चलिए, और सूर्य के प्रकाश जो है इसमें आके मान के चलिए कि प्रवेश कर गया माने घुस गया इसके अंदर प्रकाश के किरण, ठीक है ना। सब चीज में प्रकाश के चले के स्पीड अलग होता है। हवा में चलेगा तो ज्यादा तेज चलेगा, शीशा में चलेगा अलग तो चलेगा, कम स्पीड हो जाएगा। और जिस माध्यम में प्रकाश ज्यादा स्पीड चलेगा उसको हमने विरल माध्यम बोलेंगे, और जौन माध्यम में कम चलेगा उसको सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है ना। सघन का मतलब यह होता है कि घना, जो घना रहेगा, जौन रास्ता घना रहेगा ओकरा में प्रकाश का कोई भी चीज धीरे चलेगा, और ये विरल रहेगा
बिरल मैंने छेहर जरा बोलते हैं अपन भाषा में एकदम ठेठ में। तो बिरल का मतलब एकदम धीरे नहीं चलेगा, तेज से चलेगा, ये होता है। तो देखिए अब हमने बात करते हैं कि यहाँ पे बोला कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। मैंने कांच में पूछ रहा है कि प्रकाश की स्पीड क्या होगी। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। ये तो सबके पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, याद भी कर लीजिएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। आइए हम लोग इस सूत्र से बढ़ते हैं। एन बराबर फॉर्मूला होता है C/V। ई वाला भी अब जब एन चलावेगा तो एन कने चलावेगा नीचे, उल्टा हो जाएगा, माने भी जाएगा ऊपरे, भी जो है ना बेचारा से नेशनल हाईवे से ऊपरे जाएगा ना, तो ये जो है से राष्ट्रीय महामार्ग से नीचे आ जाएगा, है कि नहीं विद्यार्थी। अब जो है से यही पर हम नहीं बनावेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भी बराबर C/N होता है। भी बराबर होता है C/N। सी के मान हमनी के कितना दिया गया है, तो 3 × 10⁸ तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 10⁸ और बटा एन के मान। तो एन के मान कितना दिले है, तो 1.50। अब यहाँ से नीचे दशमलव हटावेंगे तो कै अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है। तो ये हटावेंगे इसको ऐसे करके, इसको ऐसे कर हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो ऊपरे 1 पर 2 जीरो बैठ जाएगा। अब जब ऊपरे बैठ जाएगा 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मित्रों क्या हो जाएगा कि 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 × 10⁸ और एगवाल 10 है, तो कितना हो जाएगा 10⁹ और बटा में कितना 15, 3 × 5 = 15 कट जाएगा। अब आ जाएगा कितना 10⁹ और बटा में आ जाएगा 5। अब इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁸ गुना एगो 10 ऐसे लिख देते हैं, तो बटा में 5, तो 5 दूनी की 10 कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है कि नहीं। लगभग में इतना आ जाएगा। यहाँ पे सवाल है कि 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। 2 ऐसा चीज के नाम लिखना है जेकरा से एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा स्रोत से, जेकरा से हमने कुछ काम करते हैं। तो कोयला से भी ऊर्जा होता है और पेट्रोलियम से भी कुछ होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो बस दोनों के खाली नाम लिख देना है, और क्या, दोनों का नाम लिख देना है, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देना है कि उत्तर में कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम, यही हो गया उत्तर। दुइयों के नामे लिखना था। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न है मेरे भाई कि पादप हार्मोन के नाम लिखें। पादप हार्मोन बायोलॉजी से सवाल है, ये जो है पादप हार्मोन, इसका नाम लिखना है। लेसन नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय। तो सबको पता है कि आदमी में जितना भी कार्य होता है वो तंत्रिका तंत्र करता है। आदमी में काम कौन करता है, आदमी में होता है तंत्रिका तंत्र होता है, पूरा शरीर से लेकर के एकदम पूरा शरीर में होता है, माथा से लेकर के एकदम नीचे तक होता है। अच्छा, वही सब चीज का कंट्रोल करता है, हंसना, रोना, छींकना, जितना भी चीज है उस सब के कंट्रोल कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। और आदमी में हार्मोन भी, हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है। हार्मोन के भी कई बार परिभाषा पूछ देता है कि नहीं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से, है कि नहीं, प्रवाहित होता है और हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय करता है, यही ना हार्मोन होता है। और तंत्रिका तंत्र भी होता है, ताराकार होता है, कुछ इस तरह का ताराकार होता है, यानी कि तारे के आकार का, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है इसमें, है कि नहीं। और बहुत इसमें ध्रुववर्ध होते हैं, या और बहुत नीचे तक होता है, इसमें साइटोन होते हैं, ये सब जो है से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं। और इसमें जो होता है
ये रोम होता है, ये रोम टाइप का होता है। ये है, हमको से तो पूछा पादप हार्मोन, तो आदमी में होता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों। पादप में यानी पेड़ पौधे का हार्मोन अलग होता है। तो पेड़ पौधा के जहां तक हार्मोन के बारे में पूछा है तो देखिए, अच्छा हार्मोन जो होता है से अलग होता है। पादप हार्मोन मैंने पेड़ पौधा के हार्मोन। हार्मोन जैसे आदमी में दाढ़ी आना, कोई बौन के बौने रह जाता, ठेठ रह गया, तो समझिए कि ओकरा में बढ़े वाला वृद्धि हार्मोन नहीं है। कोई आदमी में ज्यादा हार्मोन है तो आवश्यकता से ज्यादा लंबा हो जाता है, एकदम खूब लंबू हो जाएगा। कोई कोई आदमी में एकदम कंट्रोल में रहता है, तो ना तो ज्यादा लंबा होगा ना कम लंबा होगा। कोई कोई में दाढ़ी उड़ी ऐसे नहीं करता है, एकदम 35-40 वर्ष तक रहेगा, उसका पूरा गाल एकदम चिकना रहेगा, ऐसे नहीं करता है दाढ़ी। कोई कोई के एकदम ठीक ठाक उम्र हुआ, किशोरावस्था में है, तो एकदम ठीक ठाक दाढ़ी उड़ी जम जाता है, मोछ कड़ी कड़ी एकदम हो जाता है जैसे। तो पादप हार्मोन माने पेड़ पौधा के हार्मोन। तो पेड़ पौधा के हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो पादप के जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। 5 गो होता है। पहला नंबर होगा, पहला नंबर के नाम है ऑक्सिन। पहला नंबर पादप हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, ऑक्सिन लिखा रहता है, कोई कोई ऑक्सिन भी पढ़ता है। दूसरा नंबर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और तीसरा नंबर जिब्रेलिन, तीसरा नंबर के नाम है जिब्रेलिन। चौथा का नाम है एब्सिसिक एसिड, चौथा का नाम है एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल। और पांचवा का नाम है, पांचवा का नाम है एथिलीन। और एक बोलते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। पेड़ पौधा में जैसे आम हो गया है, चाहे जामुन हो गया, तो हर पेड़ पौधा में अलग अलग फल पकाने वाला होता है ना हार्मोन, इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। तो एक नंबर में एकदम 10वां में गर्दा उड़ा दीजिएगा, पूछेगा था कौन हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं? तो एथिलीन को। कौन हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन होता है कि नहीं? पेड़ पौधों के जो होता है तना, इस सब में वृद्धि में कौन सहायक होता है? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों मदद करता है कि नहीं? पेड़ पौधा को वृद्धि को ये सब रोके वाला है कि नहीं? एफसीसी के सबका अलग अलग काम होता है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है कि रक्त के 2 कार्य लिखे। माने हमनी के शरीर में खून जो है ओकर काम कितना होता है? तो सब विद्यार्थी पहले तो जानिए कि खून होता है कितना। तो पुरुष में होता है 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर खून होता है मेरे भाई पुरुष के शरीर में, ठीक ना? और महिला में होता है आधा लीटर कम। मान के चलिए कि पुरुष में अगर 5 रहेगा तो महिला में 4.5 हो जाएगा, और जगह में 5.5 रहेगा ओकरा में 5 लीटर होता है दोनों के बीच में। यानी महिला में लगभग रक्त की मात्रा साइंस कहता है कि कुछ कम होता है, ठीक है ना? अब हमने से पूछा कौची कि कार्य क्या है? कार्य मतलब रक्त का काम क्या है? तो पहला नंबर शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। शरीर के जानते हैं जी जो टेम्परेचर रहता है उसको नियंत्रण माने तो ना तो ज्यादा और ना तो कम होने देता है। शरीर एकदम जो है से इसका ताप कौन स्थिर रखता है? तो ये रक्त रखता है। तो पहला काम लिख देंगे, शरीर के तापक्रम को, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। दूसरा नंबर फेफड़ों से ऑक्सीजन को, फेफड़ा में जो हमने क्या ऑक्सीजन होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों में ले जाना। शरीर के अलग अलग हिस्सा में ऑक्सीजन को ले जाता है कौन? अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना, ये रक्त का काम होता है। अच्छा रक्त के हमनी से प्रकार पूछता, तब रक्त के प्रकार पूछता तो 3 तरह के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त में मानो या पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स का मतलब होता है खून का थक्का भी कौन जमाता है? जमाता है प्लेटलेट्स से जमाता है। जेकरा में प्लेटलेट्स खराब होता ना है वो आदमी के हीमोफीलिया बीमारी होता है। 12th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ेला है, ठीक ना?
तो इस तरह से होता है। ढेर के सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो खून के आकृति हंसुआ के आकार के हो जाता है, लगता है देखे में माइक्रोस्कोप से देखला पर। तो इस तरह के होता है मेरे प्यारे साथियों। और आज का जो है क्लास हम इतना ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो मेरा खूब अच्छा लगे और मेरा बात अगर समझ में आए मेरे भाई, पहला ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने बिना समझ ले सब्सक्राइब कर दीजिए, उस सब लगे हम लोग भी नहीं है। अगर खूब समझ में आए तब सब्सक्राइब करिए। और वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए बहुत मेहनत से चलाते हैं। सब दोस्तों के पास एकदम लिंक को गर्दा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।